साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लेकर आने की कोशिश करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे खासतौर से जलवायु परिवर्तन और पशुपालन के बारे में। मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से और पशुपालन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां होगी आपके लिए इस कड़ी में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए देखते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम का पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, यानी कि पहले की तुलना में ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ऐसे में इंसान तो इंसान, जानवर भी हलकान हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की मार से जानवर भी अछूते नहीं हैं। हालांकि जानवरों में इंसान के मुकाबले ज्यादा गर्मी और सर्दी सहने की क्षमता होती है, लेकिन इन दिनों देखा यह जा रहा है कि बढ़ती गर्मी के कारण काफी ज्यादा पसीना आ रहा है। पशुओं के शरीर का तापमान बहुत बड़ा फैक्टर है। सामान्य चयापचय को बनाए रखने के लिए उनका तापमान स्थिर होना जरूरी है। दुधारू पशुओं में शरीर का तापमान तभी तक बरकरार रहता है जब तक वातावरण का तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस हो। इससे अधिक तापमान इनके लिए ऊष्मीय तनाव उत्पन्न कर सकता है। ज्यादा तापमान से पशुओं की रुमेन कार्य क्षमता कम हो जाती है और ये कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। ऊष्मीय तनाव के चलते ही पशु हांफने लगते हैं और उनके मुंह से लार गिरती दिखाई देती है। पशुओं के शरीर में बाइकार्बोनेट और आयनों की कमी से खून की पीएच कम हो जाती है। ऊष्मीय तनाव के दौरान पशुओं के शरीर का तापमान 102.5 डिग्री से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। इससे दूध उत्पादन, दुग्ध वसा, प्रजनन क्षमता और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा ऊष्मीय तनाव से प्रभावित पशुओं को मध्यकाल प्रदर्शन करने में भी मुश्किल होती है। साथ ही मध्यकाल की अवधि छोटी और प्रजनन हार्मोन का स्राव में असंतुलन हो सकता है, बल्कि कई बार तो पशु गर्भाधारण ही नहीं कर पाता। ऊष्मीय तनाव बढ़ने से निषेचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो भ्रूण को क्षति भी पहुंचा सकता है और पैदा हुए बछड़े का शारीरिक भार कम रह जाता है। इसके अलावा पशु की श्वसन दर बढ़ जाने से सोडियम और पोटेशियम का बड़ा नुकसान होता है और पशुओं में एसिड आधार संतुलन बिगड़ जाता है। गर्मी के कारण पशुओं में शुष्क पदार्थ का सेवन 10 से 20% कम हो जाता है और दूध उत्पादन में 10 से 25% की कमी आ जाती है। साथ ही भ्रूण की मौत का खतरा बढ़ जाता है। इससे मच्छर और जल जनित बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। भारत में ज्यादातर दुधारू पशु छोटे और सीमांत किसानों के पास हैं। ये लोग पशुओं को चराने ले जाते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने कई चारागाहों को लील किया है। ऐसे में पशुपालन की लागत बढ़ना लाजमी है। आप चाहें तो डेयरी पशुओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम कर सकते हैं। इसके लिए स्थानीय जलवायु तनाव और चारा स्रोत के लिए अनुकूल नस्लों की पहचान करनी होगी। साथ ही गर्मियों में छाया की व्यवस्था करनी होगी और पशुओं को रोजाना 2 से 3 बार नहलाना होगा। पीने के लिए साफ और ताजा पानी दें और पशुओं को एक ही स्थान पर ना रखें।
सर्दियों में गुड़, सरसों का तेल और अदरक खिलाएं। जब भी जलवायु का ज्यादा असर देखें तो हफ्ते में एक दिन 30 ग्राम सोडियम और पोटाशियम सप्लीमेंट दें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। पारंपरिक फसलों के अलावा अगर आधुनिक तकनीक से कुछ और अन्य फसलें जैसे कि दलहन, तिलहन या फिर बागवानी की फसलें अगर आप चुने तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया है हमारी आज की सफल महिला किसान ने। इन्होंने पारंपरिक फसलों से हटकर अन्य फसलों को चुना, साथ ही मधुमक्खी पालन की शुरुआत की और आज ये बन चुकी हैं अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। तो आइए देखते हैं इनकी सफलता की कहानी। ललिता रेड्डी पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक महिला किसान है। इनके पास 15 एकड़ जमीन है जिस पर ये धान, मक्का और दलहनी फसलों की खेती करती हैं। परंपरागत कृषि के अलावा ललिता रेड्डी मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और डेयरी फार्मिंग भी करती हैं। ये काजू की खेती और आम की बागवानी भी करती हैं। ललिता रेड्डी को शुरुआत से मधुमक्खी पालन में भी रुचि थी, जिसकी अधिक जानकारी के लिए उन्होंने वर्ष 2016 के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र वेंकटरमन गुडेन द्वारा आयोजित मधुमक्खी पालन कार्यशाला में प्रशिक्षण लिया। इनका मानना है कि परंपरागत कृषि के अलावा मधुमक्खी पालन से अच्छी आय हासिल की जा सकती है। अनुकूल परिस्थितियों में ये आय पैदा करने वाला व्यवसाय है, लेकिन शहद प्रसंस्करण इकाई पर ज्ञान की कमी के कारण बाजार में इसकी बिक्री और विपणन अभी भी कोई चुनौती से कम नहीं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ललिता रेड्डी ने कृषि विज्ञान केंद्र वेंकटरमन गुडेन के माध्यम से
वर्ष 2015-2016 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की वित्तीय सहायता के साथ मधुमक्खी पालन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया ताकि वो मधुमक्खी पालन से संबंधित सभी जानकारियों से अवगत हो सके। इसके फलस्वरूप शहद से जुड़ी उत्पादों के विषय में जानकारियाँ मिली। व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के बाद ललिता रेड्डी ने मधुमक्खी पालन को व्यवसाय के रूप में चुना। शुरुआत में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से अपने ही खेत में मधुमक्खी के छत्तों की 8 इकाइयाँ लगाई। तेजी से विकास और जल्द सफलता ने इन्हें क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। फिलहाल इनके पास 16 मधुमक्खी के बक्से हैं, जिससे प्रति माह लगभग 20 किलोग्राम शहद की प्राप्ति होती है। ललिता रेड्डी बाजार में 300 रुपए किलो की दर से शहद बेचती हैं। इनकी मासिक आय 10,500 रुपए है। 16 मधुमक्खी के बक्सों से ये सालाना 1,18,400 रुपए कमा लेती हैं। इन्हीं कारणों से गोदावरी जिले में मधुमक्खी पालन पर एफपीओ में ये अग्रणी महिला किसान हैं। वर्ष 2018 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान मंत्रालय और प्रौद्योगिकी, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस द्वारा आयोजित धान उत्पादन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरे भारत से 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिनमें से केवल 8 महिला किसानों का चयन हुआ था। उनमें से एक ललिता रेड्डी भी थी। प्रशिक्षणों के जरिए इन्होंने धान उत्पादन के कई गुण समझे और अपनी खेती में इस्तेमाल भी किए हैं। परंपरागत खेती के अलावा कृषि में कुछ अलग कर पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में नई नई फसलों की जानकारी का होना और उससे संबंधित प्रशिक्षण लेकर सफल खेती करना किसी भी प्रगतिशील किसान के लिए सफल होना कहलाता है। ललिता रेड्डी भी उन महिला किसानों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से परंपरागत कृषि के अलावा अन्य फसलों की खेती कर सफलता हासिल की है। इनकी सफलता अन्य प्रगतिशील किसानों के लिए एक प्रोत्साहन का जरिया बनी है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को अमूल हनी लॉन्च किया है। हमारे देश में मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पादों के निर्यात की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई है। आइए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। अमूल सहकारिता की भावना पर काम करता है। इसकी शुरुआत श्वेत क्रांति से हुई थी और मकसद था देश में दूध की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना।
सफल श्वेत क्रांति के बाद अमूल अपना दायरा बढ़ा रहा है। बाजार में दुग्ध उत्पादों के अलावा अब आपको अमूल ब्रांड जैसे उत्पाद भी बिकते हुए मिल जाएंगे। इसी दिशा में अमूल ने एक और बड़ी छलांग लगाई है और अपना शहद लॉन्च कर दिया है। अमूल हनी नाम के इस शहद को कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। श्वेत क्रांति की तर्ज पर ही इन्होंने इसे मीठी क्रांति का नाम दिया है। ये गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का उत्पाद है और इसे तैयार करने में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड का भी सहयोग है। अमूल दरअसल दूध उत्पादन और विपणन के अलावा छोटे किसानों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। जाहिर है अमूल हनी से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। खास तौर से मधुमक्खी पालकों को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। शहद बेहद पौष्टिक पदार्थ है और दवाओं में भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण शहद की मांग है। सरकार भी शहद उत्पादन पर खासा ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी NVHM किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ही लागू किया गया था। इसके तहत 500 करोड़ रुपए के आवंटन से मधुमक्खी पालकों की मदद की जा रही है। देश में मीठी क्रांति स्वीट रिवॉल्यूशन की बात हम लोग करने लगे हैं, क्योंकि हनी का जो सेक्टर है एक ऐसा इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि किसानों की आमदनी जब बढ़ाने की हम बात करते हैं तो इस सेक्टर का नाम उभर करके हमारे सामने आता है। क्योंकि ये जो मधुमक्खियाँ हैं अपने आप में एक पॉलिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसको हम ये कहेंगे कि वो एक तरह की प्रांगण की जो सेवाएं हैं, बहुमूल्य सेवाएं देती हैं, जिससे कि हमारे खेत में जहाँ पर भी मधुमक्खियों को हम रखते हैं वहाँ पर उन फसलों में जो परागण क्रिया होती है उनके पुष्पों में, उससे हमारा उत्पादन बढ़ता है। जो बीजों की संख्या है प्रति पौधा जो है वो बढ़ती है और प्रति इकाई क्षेत्र में जो है हमारा उत्पादन में जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये बात तो एक है जिसमें कि उत्पादन बढ़ा, लेकिन उत्पादन के साथ साथ हमें जो एक उत्पाद जो अच्छा मिलता है, जिसको हम हनी के नाम से शहद बोलते हैं, जो शहद है, शहद जो है वो हमें उपलब्ध कराती हैं। और साथ साथ में इसके और भी बहुत सारे ऐसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट हैं जो ये मधुमक्खियाँ उपलब्ध कराती हैं, जिसमें बी वैक्स है, जो उसकी मोम है, उसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। साथ साथ जब बात होती है तो रॉयल जेली की बात होती है। साथ में इसमें प्रोपोलिस नाम का एक ऐसा तत्व निकलता है, उसको भी जो है इसके अंदर इसकी गिनती होती है। और इससे बी वेनोम भी निकलता है, जिसको हम लोग बहुत सारी औषधियों में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो ये अभी हम लोग स्वीट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम किसानों की जो आमदनी है उसमें कैसा जो है इजाफा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सेक्टर है जिसको प्रोत्साहन की ज़रूरत है और इसकी पहचान की गई है। और माननीय प्रधानमंत्री ने अपने एक उद्बोधन में ये भी कहा था कि प्रत्येक राज्य में एक मॉडल सेंटर होना चाहिए। इसीलिए इसी तरह से जो मॉडल सेंटर बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और लगभग करीब करीब अभी 17 मॉडल सेंटर बन गए हैं और बाकी जो है बनने की प्रक्रिया में है। और जो ये स्वीट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग मधुमक्खी पालन को कैसे बढ़ावा दें और मधुमक्खी पालन से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बिल्डअप करें और इसकी गुणवत्ता को जो है हम लोग कैसे सुधार करें। तो इसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट हर जगह जो बनाए जा रहे हैं और उनका सहयोग किया जा रहा है। हम लोग जो है एक नेशनल बी हनी मिशन चलाया गया है और उसमें 500 करोड़ का प्रावधान सरकार ने रखा है, जिसमें कि पूरे देश में इस मिशन को करीब 3 साल के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम जो है जिसकी स्वीकृति मिली है उसके माध्यम से बी कीपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बी प्रोसेसिंग प्लांट की बात की, इसी तरह से जब हम लोग गुणवत्ता सुधार की बात करते हैं तो क्वालिटी टेस्टिंग के लिए क्वालिटी लेबोरेटरीज बनाने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। करीब 5 जो है क्षेत्रीय स्तर की जो प्रयोगशाला हैं वो बनाई जाएंगी। उन 5 में से 3 बन गई हैं, 2 जो है प्रोसेस में है। इसी तरह से 100 जो मिनी लैब हैं उनको बनाने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से 13 लैब बन के तैयार हो गई हैं और बाकी जो है कार्य जारी है और उसकी पूरे देश भर में मैपिंग की गई है, जिससे कि किसानों को, बी कीपर्स को जो है अपने हनी की टेस्टिंग के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े और वहाँ पर वो अपनी गुणवत्ता की जांच करके जो है अपने हनी को आगे प्रोसेसिंग में ले जा सकता है। और जो बात करते हैं हम लोग कि उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये जो जितना भी आप देख रहे हैं मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है वो अपने आप में एक बड़ा निपुणता का व्यवसाय है
और उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो बिना किसी प्रशिक्षण के उसको नहीं किया जा सकता। कि मधुमक्खियों का रख रखाव, क्योंकि मधुमक्खी एक प्रकार के जीवित जो कीट है उसको हम लोग कैसे उसका प्रबंधन करें, उस पर हर चीज़ की ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसमें बी बॉक्स जो है उनमें बी फ्रेम जो बनते हैं, उन फ्रेम में जो है कैसे मधुमक्खियों का जो है हम रख रखाव पालन करेंगे बॉक्स के अंदर। साथ साथ जो विपरीत मौसम अगर कोई रहता है तो उस टाइम में हम कैसे रख रखाव करेंगे, उन सभी चीज़ों पर जो है जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इस मिशन के तहत जो जिसको हम लोग नेशनल बी हनी मिशन कहते हैं, पूरे देश में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और सभी राज्य इसमें रुचि ले रहे हैं। और इस प्रकार से एक अवसंरचना का निर्माण हो रहा है और 100 FPO का जो है, जो केवल मधुमक्खी के लिए एक तरह से सहयोग करेंगे, उनकी स्थापना का कार्य शुरू हो गया है और 5 FPO तो काम करने भी लग गए हैं। और इसमें हम लोगों ने 3 एजेंसी को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें एक तरह से मैंने नेफिड की बात की थी, NDDB की बात की है और ट्राइफेड एक जो संस्था है। इन 3 संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में 100 FPO बनेंगे, जिससे कि बी कीपर अपने आप में सशक्त हो करके निकलेंगे और उनका जो समूह है वो अपने आप में व्यापार में जो है एक तरह से उनको सहयोग रहेगा। जितने भी इनपुट हैं, आदान है, अगर उनको खरीदने में उनको एक तरह से सुविधा रहेगी और जो हनी वहाँ से निकल करके आएगा वो एग्रीगेट होगा, एक जगह इकट्ठा हो करके उसकी प्रोसेसिंग में उनको सुविधा मिलेगी। हर FPO अपने आप में एक प्रोसेसिंग प्लांट का भी काम करेगा, वहाँ पर एक गुणवत्ता की जांच की प्रयोगशाला भी होगी उस FPO में। साथ साथ में जो है मार्केटिंग करने के लिए जो ब्रांड है, लोकल ब्रांड भी जो है वो FPO में बना सकते हैं। आज आपने जो देखा कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने उद्घाटन किया अमूल ब्रांड का, अमूल ब्रांड को लॉन्च किया, जिससे कि सीधा छोटे और सीमांत किसान हैं उनको सीधा लाभ मिले। क्योंकि ब्रांडिंग अभी बहुत आवश्यक हो गई है। किसी भी चीज़ को अगर मार्केटिंग अच्छे ढंग से की जाएगी तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि ब्रांडिंग जो कोऑपरेटिव के माध्यम से हम जो कर रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव में जितने भी उसके जो मेंबर होते हैं वो सभी किसान और बी कीपर हैं, तो वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिसके थ्रू अमूल हनी जो ये बनासकांठा मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके माध्यम से और गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से इस अमूल जो हनी है, इस ब्रांड को जो है एक तरह से प्रमोट किया जाएगा। तो मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है और जितनी भी मधुमक्खी पालन से संबंधित अवसंरचनाएं हैं उनके निर्माण के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान है कि उत्पादन भी बढ़े, उत्पादकता बढ़े, साथ साथ में जो है हमारी गुणवत्ता भी बढ़े। इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दे करके जो है एक नेशनल बी और हनी मिशन इसका सूत्रपात हुआ है और पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया है और सभी राज्य जो है इस पर बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि गुणवत्ता के लिए देश में 5 बड़ी प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं और 100 मिनी प्रयोगशालाएं खुल चुकी हैं। इसका मकसद शहद को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करना है। उन्होंने विश्वास जताया है कि अमूल हनी जिस तरह के मानक अपना रहा है, उन्हें देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय शहद की अच्छी गुणवत्ता का प्रदर्शन होगा। साथ ही इससे गुणवत्ता वाले भारतीय शहद का निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मधुमक्खी पालकों को आश्वासन दिया कि NVHM लागू होने से मधुमक्खी पालकों के आर्थिक हालात बेहतर होंगे। कार्यक्रम में शामिल कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वो शहद के साथ साथ मधुमक्खी मोम, पराग और रॉयल जेली जैसे उत्पाद तैयार करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। पूरे देश में प्रचलित अमूल ब्रांड जो कि आज शहद उत्पादन के क्षेत्र में भी आ चुका है और आज इस अमूल ब्रांड की लॉन्चिंग आज हमारे मंत्रालय के आदरणीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा किया गया। चूँकि शहद उत्पादन हमारे देश में अत्यधिक भागों में होता है और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे ऐसे किसान भाई, खासतौर पर छोटे किसान भाई जो कि शहद उत्पादन को अपना चुके हैं और धीरे धीरे वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मेन ऑब्जेक्टिव या हम कहें विशेष उद्देश्य होता है हमारा कि हम छोटे किसानों को, सीमांत किसानों को एक बी कीपिंग के क्षेत्र में, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में जोड़ करके उनकी आय को दोगुना करना चाहते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा एक माध्यम है जो कि हमारे छोटे
छोटे किसान, उनकी जो प्रति एकड़ आय या प्रति इकाई आय को बढ़ाना है, तो यह उसमें बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा हमारा जो नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन है, जो कि पूरे देश में लागू है, हम इसके माध्यम से पूरे ज़िलों में और ख़ास तौर पे जो हमने ऐसे 100 ज़िले चिन्हित किए हैं जहां पर हमें हनी एफपीओ क्लस्टर बनाना है, उस ज़िलों में भी हम एक समुचित प्रयास या हम ये बोल सकें कि हम वहाँ के आसपास के बी कीपर्स, प्रोसेसर्स, ट्रेडर्स, इन सब के सहयोग से इस शहद उत्पादन को और शहद उत्पादन से संबंधित जो दूसरे उत्पाद होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बी वैक्स, बी वैनम, रॉयल जेली, प्रोपेलिस, इस तरह के जो अन्य उत्पाद होते हैं उनको भी हम आगे बढ़ाएं ताकि किसानों की आय बढ़ती रहे। कि हम ऐसे छोटे छोटे किसान भाई जो कि बहुत छोटे एरिया में, क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं और उनके शहद को इकट्ठा करके जो अमूल ने अपने ब्रांड के माध्यम से आज जो लॉन्च किया है, वह निश्चित तौर पर हमारे जो कंज्यूमर्स हैं जो कि अच्छी गुणवत्ता युक्त शहद चाहते हैं, उनको उपलब्ध कराने में ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और शहद के क्षेत्र में एक नई क्रांति होगी जिसको हमने स्वीट रिवोल्यूशन बोला है। और आने वाले समय में देखा जाएगा कि हमारे किसान भाई के अलावा जो कंज्यूमर भी है उसको भी एक अच्छी गुणवत्ता का शहद प्राप्त होगा और इस तरह से एक हमारे किसानों के लिए भी और हमारे कंज्यूमर के लिए भी ये एक मील का पत्थर होगा। और हम इस तरह के प्रयासों से ये आशा करते हैं कि धीरे धीरे ये क्षेत्र और आगे बढ़ता जाएगा और कुछ सालों के बाद में हम देखेंगे कि जितने भी हमारे देश में ऐसे ज़िले हैं जहां पर इसकी संभावना होती है, वो धीरे धीरे अग्रसर होते जाएंगे। इसमें हमारा मंत्रालय का एक संपूर्ण साथ हमेशा लगा हुआ है और हमें प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसे लोगों को जोड़ करके हमारे बी कीपिंग के मिशन के माध्यम से उनको हम फ़ायदा पहुंचाएं। और मैं यही आशा करता हूं और आज के दिन में मैं खास तौर पर यही बोलना चाहूँगा कि किसान भाई एक गुणवत्ता युक्त शहद उत्पाद पैदा करके उसको मार्केटिंग से हम जोड़ें। और मार्केटिंग के क्षेत्र में हमने 3 एजेंसियों को आइडेंटिफाई किया है। इसमें खासतौर पर जो नेफेड है, एनडीडीबी है और दूसरा है ट्राइफेड। ये एजेंसी शहद उत्पादन के क्षेत्र में हमने लगाई हैं। ये किसानों के बीच में जाकर के काम करके उनके शहद को मार्केटिंग फील्ड तक कैसे लेके आना है, उनको उत्पाद को कैसे लेके आना है, उनको उनका अच्छा मूल्य मिल सके, उसको कैसे लागू करना है, इस सभी दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि धीरे धीरे हम क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। और हम नजर डाल लेते हैं सोशल मीडिया अपडेट्स पर, जिसमें आज आपके लिए होगी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही खास जानकारी। बाढ़ आने की स्थिति में पशु को रखने की व्यवस्था ऊंचे स्थान पर करना चाहिए जहां जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, ताकि पशु परिसर साफ एवं सूखा रहे तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाया जा सके। पशुशाला को साफ एवं स्वच्छ रखने के लिए समय समय पर कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। पशुगृह को अत्यधिक नमी से बचाने के लिए पशुशाला में चूने का छिड़काव करना चाहिए। पशुओं को संतुलित आहार तथा साफ एवं ताजा पानी उपलब्ध कराना चाहिए। बाढ़ में डूबी घास एवं पहले का भीगा हुआ भूसा आदि न खाने दें। परिजीवी एवं ब्राही परिजीवी का प्रकोप इस समय काफी होता है, अतः इनसे बचाव हेतु सभी पशुओं में कृमिनाशक दवा का उपयोग अवश्य करें। बाढ़ के समय मृत पशुओं से कई प्रकार की बीमारियां फैलने की संभावना अधिक होती है, अतः मृत पशुओं का निस्तारण सावधानी पूर्वक करें। बीमार एवं घायल पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए एवं उपचार हेतु पशु चिकित्सक से संपर्क स्थापित करना चाहिए। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। बस आपको इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार,
दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।